हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है वाटर रिसोर्सेज पार्ट 1। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, जहां पर वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं वाटर रिसोर्सेज। इसके अलावा हम इनका यूज़ देखेंगे, तरह तरह से किया जाता है। एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो कि देखा जाए तो वाटर रिसोर्सेज के बिना एग्रीकल्चर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। क्लियर है। तो मीन्स ऑफ इरीगेशन के द्वारा क्या है, एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर इसको बढ़ावा मिलता है। तो मीन्स ऑफ इरिगेशन हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाटर रिसोर्सेज। देखिए हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारा, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिनमें से वाटर रिसोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है। इस पे ही हम सभी की लाइफ टिकी हुई है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सभी क्या हैं, इस पर डिपेंड है। कुछ अगर हम देखें एक्वेटिक लाइफ, वो क्या है, वो पानी में ही रह रही। मछली जल की रानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, है ना, बिना पानी के वो नहीं रह सकती। वहीं पर हम मनुष्य की बात करें, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। साथ ही साथ हमें जो फूड चाहिए, जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं, वो भी क्या है, एग्रीकल्चर के द्वारा मिलते हैं, जहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स, उनको भी जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, हमको भी जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। वहीं पर हम देखें एनिमल्स हैं, उनको जीवित रहने के लिए पानी है। बर्ड्स जो है उनको जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। तो इसलिए वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। अब वाटर रिसोर्सेज किसको कहते हैं? वाटर रिसोर्स उसको कहते हैं, अगर हम अपनी अर्थ को देखें, ऊंचाई से हम अपनी अर्थ को देखें तो हमारी अर्थ जो है वो पूरी ब्लू दिखती है। इसी वजह से अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थ को देखते हैं तो 71% जो है वो क्या है, वो वाटर है। और 29% हम देखें तो लैंड वाला एरिया आता है, जिसमें आपके माउंटेन प्लेट्यू और लैंड वो प्लेन्स, ये सभी आते हैं 29% में। बाकी 71% जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर इतना ज़्यादा पानी है फिर भी हम क्यों कहते रहते हैं, क्योंकि लैंड का हम देख रहे हैं इसके अपेक्षा क्या है, परसेंटेज बहुत कम है, फिर भी हम ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि पानी की कमी है, पानी की कमी है, पानी सेव द वाटर। क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले सालों में बहुत सारी जगहें जो ऐसी हैं जहाँ का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। और आज के टाइम में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ का पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, इतना पानी है फिर भी? ऐसा इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम जो वाटर है वो क्या है, वो समुद्री है, खारा है, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उससे हम इरिगेशन का काम नहीं ले सकते, उससे हम क्या है, अपना घर का काम नहीं कर सकते, उसे पी नहीं सकते। तो इसलिए वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। वहीं पर देखें तो जो हमारा पोलर पोर्शन है, ठीक है, जो हमारे पोल्स हैं, वहाँ पर देखें उधर की तरफ क्या है, उधर जो पानी है वो जमा हुआ है। कहीं पर क्या है, आइस शीट पाई जाती है। तो इस वजह से वो पानी जो है वो हम यूज़, आइस शीट के रूप में पानी पाया जाता है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जो हमारे यूज़ के लायक पानी है वो बहुत ही कम है। इसलिए हम कहते हैं सेव द वाटर। क्लियर है। हम देखें तो हमारे घरों में ही, हम कहीं और क्यों जाए भाई, जो फैक्ट्रीज़ में काम चल रहा है, कहीं पर भी चल रहा है, तो उस वहाँ हम क्यों जाए, हमारे घरों में ही पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, अलग अलग पर्पज़ से वेस्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ा वेस्टेज जो है वो हर घर में होता है, और वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या? जैसे हम सभी के घरों में क्या है, आरओ लगा हुआ होता है। तो आरओ से आपको जितना पानी फिल्टर होके मिल रहा है, उससे ज़्यादा पानी क्या होता है, वेस्ट जाता है। क्लियर है। तो इसलिए हम सभी इसके बहुत ज़्यादा दोषी हैं पानी वेस्ट करने के लिए। तो हम सभी को ज़रूरत है कि सेव द वाटर, वाटर को जैसे हो सके वैसे हम सेव करें। भाई ज़रूरत नहीं है तो हम टैप को कम ही खोलें, अगर हमें कम की ज़रूरत है। क्लियर है। जब क्या है, बकेट जो है वो पूरा फुल करना है तो हमने तेज़ खोला। हमें अपने हैंड वॉश करने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पानी का जो फ्लो है वो पूरा उसको ओपन करें। क्लियर है। अब आरओ वाली बात है तो उस पानी को हम कर सकते हैं भाई, उसको स्टोर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम उसको अलग अलग पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए हम अपने लेवल से जितना कर सकें हम लोग करें, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ का पानी ख़त्म हो जाएगा, और उसकी वजह यही है कि हम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए, नीड फॉर इंडिया इज़ अ लैंड
ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा हमने समझा उन्हीं में वाटर जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए तो ज़रूरी है लेकिन साथ ही साथ क्या है, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो हमें जीवित रहने के लिए क्या है, हमें अनाज भी चाहिए। वो कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ भी क्या है, नीड फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज़। तो पानी अगर देखें तो इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इन दोनों जगहों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज स्टोर्ड इन, देखा जाए तो जो डैम्स बने होते हैं, टाउन्स में देखें, विलेजेस में देखें, तो डैम जो बने होते हैं उसके पीछे क्या है, पानी जो है वो स्टोर किया जाता है, जिसका अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बिजली बनाने के लिए, ठीक है, घरों में के पर्पज़ के लिए जाता है, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है वो पानी। क्लियर है? अच्छा, डिमांड फॉर वाटर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रही है डिमांड? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से एक तो हमारे पास क्या है, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, हमारे पास पानी खर्च करने के तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? तो हमें उसके लिए चाहिए, हमें घरेलू कामों के लिए पानी चाहिए ही। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमें फूड चाहिए, ग्रो करना है अनाज, तो उसके लिए पानी चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा क्या है, सभी को काम धंधे चाहिए, सभी की बहुत सारी ज़रूरतें जो है वो इंडस्ट्रीज़ से पूरी होती हैं। भाई जॉब जो है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं लोगों को जॉब देने के लिए, और वहाँ पर जो तैयार माल है वो क्या है, हम सभी की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो उन इंडस्ट्रीज़ में क्या है, वहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो पानी पे ही डिपेंड होती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बढ़ाई जा रही है, और पानी जो है उसको हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए पानी की जो कह सकते हैं सप्लाई है वो हमारे लिए उतनी ही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, इस वजह से पानी जो है वो बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए इंडिया को, भाई एरिया वाइज अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड के 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, देखा जाए तो 2.5%, वर्ल्ड का 2.5% जो है वो इंडिया ऑक्यूपाई करता है, मतलब इतना एरिया इंडिया के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो 16% यानी 16% जो पॉपुलेशन है वो हमारी आती है। क्लियर है? 4% जो है वाटर, वर्ल्ड का जो वाटर रिसोर्सेज हैं उससे 4% हमें मिलता है। वाटर रिसोर्सेज क्या है? जो पानी हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम वो खारा पानी नहीं लेंगे। तो देखा जाए तो 4% जो है वो हमारे जिम्मे आता है, अगर इसको हम सही तरीके से यूज़ करें। क्लियर है? तो कह सकते हैं कि ये भी कम है, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब ये जो पानी हमें मिलता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमें बारिश के द्वारा पानी मिलता है। अब हम देखें, एग्रीकल्चर जो है पूरी तरह से हमारा डिपेंड होता है किस पर? रेनफॉल पर ही डिपेंड होता है। लेकिन फिर भी कहीं पर हम अगर देखें, क्योंकि जो हमारे यहाँ रेनफॉल होती है, देखें उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर हम देखें सफिशिएंट रेनफॉल होती है वहाँ पर भी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि भाई सूखा पड़ गया या पानी की कमी हो जाती है उस जगह पर भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रेनफॉल के द्वारा हमें जो पानी मिलता है वो क्या होता है, हमारे यहाँ सीजनल रेनफॉल होती है ना। पहले भी हमने डिस्कस किया कि साउथ वेस्ट मानसून जो है उसके द्वारा हमें पानी मिलता है, बहुत सारा पानी मिलता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम तक ही मिलता है और उसको हम स्टोर नहीं करते हैं। क्लियर है? तो इस वजह से क्या है कि इतना शॉर्ट रेनी सीजन हमारे यहाँ होता है, पानी हमें बहुत सारा मिलता है लेकिन शॉर्ट रेनी सीजन में मिलता है, तो हम उसका उतना अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। इस वजह से जगह जगह पर क्या है, पानी की कमी होती है। चलिए, मेन सोर्स ऑफ वाटर, अब इनको हम समझ लेते हैं। मेन सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पर फर्स्ट है सरफेस वाटर, सेकंड है ग्राउंड वाटर एंड थर्ड है लेगून्स एंड बैक वाटर। इनको हम आगे डिटेल में देखते हैं। चलिए बात करते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया के सरफेस वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए, सरफेस वाटर रिसोर्स होते क्या है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, सरफेस वाटर रिसोर्स, ठीक है, जो हमारे सरफेस पर पाए जाते हैं वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि रिवर हो गई, लेक हो गया, कैनाल हो गया, ये क्या है, सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं। वहीं पर अभी हम लोगों ने ग्राउंड वाटर देखा था। ग्राउंड वाटर जो हमारी ग्राउंड है उससे
नीचे का, ठीक है, हमारी जो अर्थ सरफेस है उससे नीचे का जो पानी है उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। और ये क्या हो गया, ये सरफेस वाटर, जो कि हमारे सरफेस के ऊपर दिखता है पानी, ठीक है। रिवर्स वगैरह हो गई, हमने अभी देखा, लेक है, पॉन्ड है, कैनाल है, ये सब इसमें आते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे घर में भरा हुआ बकेट में जो पानी है वो सरफेस वाटर है, नहीं, वो नहीं कहलाएगा। एक बड़ा सोर्स पानी हमने गिरा दिया, उसको हम सरफेस वाटर कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक बड़ा सोर्स जिससे क्या है, औरों को, सभी को पानी उससे मिल रहा है, ठीक है, वो कहलाता है। चलिए, तो ये हो गया सरफेस वाटर रिसोर्स। अब यहाँ पर हम देखें फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का सबसे मेन सोर्स क्या है? फ्रेश वाटर जिसको हम लोग क्या है, यूज़ कर सकते हैं, वही है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो है रेनफॉल। अब ये और बात है कि रेनफॉल अगर हम हमारे देश में देखें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल होती है वहाँ पर भी क्या है, कई बार हम देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है या पानी की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सफिशिएंट रेनफॉल मिलने के बाद भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो रेनफॉल होती है वो सीजनल होती है। जैसा हमने देखा साउथ वेस्ट मानसून है, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो उसमें पानी तो बहुत ज़्यादा बरसता है, ठीक है, पानी बहुत मिलता है, बट हम उसे स्टोर नहीं कर पाते और वो चला जाता है। क्लियर है? तो इतना ज़्यादा रेनफॉल होने के बाद भी, इतना पानी मिलने के बाद भी क्या है कि हमारे पास पानी की कमी इसलिए होती है कि एक तो हम उसको सही तरीके से स्टोर नहीं कर पाते और फिर काफ़ी सारा जो है एवोपरेट हो गया। मतलब मेन यही कि हम उसे सही तरीके से स्टोर नहीं करते, ठीक है। रेनफॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से, चाहे हम जो पानी के रूप में देख रहे हैं, चाहे स्नो के रूप में देख रहे हैं, इसके द्वारा हमें 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, इतना पानी जो है मिल जाता है। या कह सकते हैं इंडिया जो है वो रेनफॉल से इतना रिसीव करता है, जिसे हम BCM भी बोलते हैं ना, BCM। तो इतना वाटर जो है वो मिल जाता है, लेकिन वही चीज़ है कि हम सही तरीके से उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। सरफेस वाटर इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स। ये अभी हमने समझा ही। मेजर रिवर्स जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना है, इनको देखा जाए तो ये बहुत ही बड़े रिवर सिस्टम तो है, साथ ही साथ बिगेस्ट सिस्टम इज बिगेस्ट विथ कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया जो है उसके रूप में भी ये बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया ये बनाते हैं। क्लियर है? कैचमेंट एरिया जहाँ पर क्या है, पानी जो है वो उसको स्टोर किया जा सकता है ना, वही क्या है, वही है कैचमेंट एरिया। तो ये तीनों मिलकर कैचमेंट एरिया बनाते हैं। अच्छा, यही तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? सुंदरबन डेल्टा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, यही तीनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जो इसके पहले भी हमने देखा था। ब्रह्मपुत्र जो आती है तिब्बत से, गंगा इंडिया की और इंडिया से ही ओरिजिन होती है। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, मेघना, ये बांग्लादेश की रिवर है। तो ये तीनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स मोस्ट ऑफ द जो है वो क्या है, हाई एल्टीट्यूड से निकलती हैं। पहला चीज़ तो ये कि हाई एल्टीट्यूड से निकलती हैं। तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर लार्ज एंड ओरिजिनेट इन द स्नो कवर्ड, ठीक है, लार्ज है और ओरिजिनेट होती है स्नो कवर्ड एल्टीट्यूड एरियाज, ऊंचाई, ठीक है। तो हिमालय की जो ऊंचाई, हिमालयन रेंज की जो ऊंचाई वाला पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं, तो एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ द हिमालयन रेंज। क्लियर है? तो वहाँ से ये निकलती हैं। और अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द, ठीक है, हिमालयन रिवर ये क्या होती हैं, ये पेरिनियल रिवर होती हैं, जो थ्रू आउट द ईयर कैसी होती हैं, इनमें पानी होता है। पेरिनियल जिसमें क्या है, हमेशा पानी थ्रू आउट द ईयर। वहीं पर अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स को देखें तो ये रिवर्स मैक्सिमम यहाँ की रिवर्स जो होती है वो कैसी होती है, वो सीजनल होती है। जब इनको रेनफॉल मिलती है उस समय इसमें पानी होता है, जब ड्राई समर सीजन होता है, जब इनको क्या है, गर्मी भी है, पानी नहीं मिल रहा है, उस दौरान ये सूख जाती हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। तो ग्राउंड वाटर जैसा नाम से समझ में आ रहा है, ग्राउंड वाटर जो पानी, जैसे अभी हमने देखा सरफेस वाटर, वो क्या हमें सरफेस पे दिखता है। जो पानी क्या है, जैसे बारिश हो रही है, वो जो हमारी परमेबल सॉइल है, या परमेबल सॉइल जिसमें क्या है सोक करने की क्षमता होती है, ठीक है। अगर पानी आप कहीं पर डाल रहे हैं तो कहीं पर पानी क्या है, आप किसी जगह पर पानी डालिए, देखिए कहीं पर पानी जो है वो अपने आप क्या है, वो फैलता चला जाता है, और कहीं पर क्या है, वो सोक कर लेता है। क्लियर है? तो जो पानी जहाँ पर क्या है सोक हो जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, वही क्या है, वही हमारा ग्राउंड वाटर है।
क्लियर है। तो जब क्या है, जब रेनफॉल होती है, जगह जगह पर क्रैक्स वगैरह होते हैं, उसके जरिए पानी जो है वो हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर चला जाता है, उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। द पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट स्टीप थ्रू द क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस इनटू द ग्राउंड कॉल्ड ग्राउंड वाटर। क्लियर है। तो इसी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। अब अगर हम देखें तो बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर का यूज़ होता आ रहा है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसको आगे जब अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारे वाटर सोर्सेज हैं, जिनमें से ग्राउंड वाटर जो है वो एक सोर्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स को वो रिप्रेजेंट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर अगर हम देखें तो अनइवन है। क्यों अनइवन है? ये डिपेंड करता है कि जो हमारे यहाँ की टोपोग्राफी है, जो क्लाइमेट है, उस पर ये डिपेंड करता है। क्लियर है कि टोपोग्राफी पे कैसे डिपेंड करेगा। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमें चट्टानें मिल रही हैं, पहाड़ है, वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पानी जो है वो अंदर आसानी से नहीं जा पाएगा, कम जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम प्लेन्स में देखें, जहाँ पर मिट्टी है, वो क्या करेगी, वो पानी को सोख कर लेगी। तो ऐसी जगहों पर क्या है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल अच्छा माना जाएगा, अच्छा पाया जाएगा। अब जैसे ये है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको सरफेस वाटर दिख रहा है। क्लियर है। अब इस सरफेस से जो पानी अंदर की तरफ ये चला गया, ये क्या है, ये हमारा ग्राउंड वाटर है। अब ये जो ग्राउंड वाटर हमारा है, इसका जो लेवल है उसको हम वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो लेवल है इसको हम वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। तो इसी को अगर हम देखें कि जो इसका लेवल है कितना है, कहाँ पर है, तो ये डिपेंड करता है किसी जगह की जो टोपोग्राफी है। चट्टानों में पानी क्या है, सोख नहीं होगा। अभी जैसा कि हमने समझा, मिट्टी में क्या है, सोख हो जाएगा। क्लियर है। प्रेजेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, जो अभी हमने समझा, टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट पे, क्लाइमेट अगर बहुत हॉट है तो फिर पानी जो है वो ऊपर ही क्या है, काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, एवोपोरेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वहीं पर क्या है, अगर क्लाइमेट जो है वो सही है, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा माना जाता है, ट्रॉपिकल टाइप माना जाता है ना। तो ऐसी जगहों पर किस तरीके से रहेगा, तो ये डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर कैसा है, किस पर, जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, उस पर डिपेंड करता है। कुछ एरियाज़ में हम देखें तो ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट इन डीप एक्वाफर। तो कुछ जगहों पर क्या है, देखें तो डीप एक्वाफर में ग्राउंड वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब जैसे देखिए क्या है, अगर ये जैसे ये वाटर सरफेस हमारा है, क्लियर है, यहाँ पर क्रैक्स हैं, इनके जरिए पानी अंदर जाएगा। मिट्टी है तो वो पानी अंदर की तरफ चला गया। यहाँ पर क्या है, अगर कंकड़ भी हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा पथरीला भी है, तो भी क्या है, जगह जगह से इसको स्पेस मिलेगा और ये पानी जो है वो अंदर चला जाएगा। कहीं पर क्या है, ये पूरी पूरी चट्टानें हैं तो ये पानी अंदर नहीं जाएगा, तब ये पानी इसके ऊपर ही रह जाएगा। क्लियर है। तो जितना अंदर पानी जा सकेगा वो उतना हमारे लिए अच्छा है, कि वो पानी जो है हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है, जितने अंदर वो पानी जाएगा। तो ये इसी पर डिपेंड करता है, उस जगह की लैंड कैसी है उस पर। तो एक्वाफर किसको कहते हैं, एक्वाफर। यही है कि जो ये पानी आता है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, इससे जो पानी अंदर आ रहा है, जहाँ पर वो पानी जो है वो इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, उसी को हम कहते हैं एक्वाफर। और इसका यूज़ हम अलग अलग पर्पज से फिर करते हैं। ठीक है। इन जनरल द माउंटेनियस एंड हिली रीजन में हम देखें तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर अलाउ नहीं होता पर्याप्त मात्रा में। क्यों नहीं हो रहा है, जैसा अभी हमने समझा कि भाई जो चट्टानें हैं वो तो पानी को सोख करेंगे नहीं, वो पानी को अंदर जाने नहीं देंगी। क्लियर है। जहाँ पर सैंड है या जहाँ पर सॉइल है, इन जगहों पर वो जाएगा, या फिर जहाँ पर क्या है कंकड़ वाली लैंड है, वहाँ पर वो पानी जो है वो अंदर जा सकेगा। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा पेनिनसुलर पार्ट अगर हम देखें इंडिया का, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर हम देखें तो अंडरलैंड जियोलॉजी लिमिट्स की वजह से क्या है, उस जगह पर ग्राउंड वाटर अच्छा नहीं है। ठीक है। वहाँ पर क्या है, चट्टानी एरिया है ना, चट्टाने हैं, वहाँ पर रॉक्स हैं, वो रॉक से बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर जो है वो हमको ज़्यादा नहीं मिलता है। इसीलिए जैसे वेल वगैरह अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर आपको क्या है, नॉर्थ की तरफ ही बने हुए दिखेंगे। क्लियर है। और यही रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया वाला पेनिनसुलर पार्ट है, वहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉप नहीं होती है। अब आते हैं जो हमारे कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन जो यहाँ पर क्या है, एलुवियल सॉइल से वो क्या है, नए होते रहते हैं। ठीक है। इस वजह से वहाँ पर भी देखा जाए तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कैसा है, वो अच्छा पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं
एलुअल ट्रैक ऑफ गैंगेटिक प्लेन, हाँ गैंगेटिक प्लेन का अगर एलुअल ट्रैक देखें तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है ग्राउंड वाटर के लिए, और इसीलिए इन जगहों पर अगर हम लोग देखें तो ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, घरेलू यूज़ के लिए भी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए भी। क्लियर है? तो प्लेन हैज़ द बेस्ट पोटेंशियल फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन द कंट्री, और इसी वजह से हमने अभी जैसा समझा, कहीं पर बोरिंग के जरिए, कहीं पर वेल जो है उसके जरिए इसका बाकायदा यूज़ किया जाता है। ड्यू टू हाईली वेरिएबल नेचर ऑफ क्लाइमेट, देखिए हमारे यहाँ क्लाइमेट का क्या है, नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, क्लाइमेट का नेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, कहीं पर बहुत गर्म है। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से ये ग्राउंड वाटर जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। देखा जाए तो चाहे रूरल एरियाज़ में देखें हम या अर्बन एरियाज़ में देखें, वहाँ पर ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखिए शहरों में भी क्या है, लोग अपने घरों में बोरिंग करा लेते हैं और उसके ज़रिए पानी लेते हैं। गाँव में क्या है, गाँव में एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, घरेलू यूज़ के लिए तो चाहिए ही, तो वहाँ पर भी क्या है, बोरिंग हुई रहती है, ट्यूबवेल्स होते हैं, ठीक है, वेल होते हैं। ये सारी चीज़ों से क्या है, इन सारी चीज़ों के जरिए क्या किया जाता है, ग्राउंड वाटर जो है उसको यूज़ में लाया जाता है। और इस पानी का यूज़ घरेलू जो कह सकते हैं डोमेस्टिक ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करने के साथ ही साथ इरिगेशन, उसके साथ ही साथ पीने के लिए भी किया जाता है। चलिए बात करते हैं लेगून्स एंड बैक वाटर। तो लेगून्स और बैक वाटर के बारे में हम जानेंगे। पहले ये देख लें भाई, अगर हम देखें इंडिया की कोस्ट लाइन जो कि क्या है, काफ़ी लंबी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंडेंट है, जगह जगह से क्या है, कटी फटी सी ये हमें दिखती है। अब ये कटी फटी होने की वजह से क्या है, जब समुद्र की लहरें इस तरफ जाती हैं, ये मान लीजिए इधर समुद्र की लहरें जब जाती हैं, ठीक है, तो वो समुद्र की लहरें जो कि बहुत तेज़ी से जाती हैं और किसी लैंड की तरफ चली गई, और क्या हुआ, ये मान लीजिए उड़ीसा है, यहाँ पर ये समुद्र की लहरें यहाँ से गई और ये चली गई उड़ीसा लैंड की तरफ। अब क्या होगा, इधर की तरफ बालू का घेरा बन जाता है, जिससे पानी जो है इधर उधर नहीं जा पाता, यहाँ पर पानी एक तरीके से वो जमा हो गया। क्लियर है? अब ये क्या है, और यहाँ पर एक पतला सा रास्ता रह जाता है, जिससे ये क्या है, समुद्र का पानी जो है अंदर मतलब उस जगह तक आ सके और जा सके, मतलब ये रास्ता एक बना होता है जिससे पानी आ और जा सके। तो ये क्या बना, ये यहाँ पर लैगून बना कि जो समुद्री पानी था वो लैंड की तरफ आ गया और यहाँ पर ये घेरा बना हुआ है। यही क्या है, यही है लैगून। अब ये लैगून जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, खारे होते हैं, यानी कि बारकिश होते हैं, जिसकी वजह से इनका यूज़ कह सकते हैं कि पैडी इरिगेशन के लिए हो सकता है, पैडी यानी धान की खेती के लिए हो सकता है, फिशिंग के लिए हो सकता है एंड कोकोनट के लिए हो सकता है। क्लियर है? चलिए, क्वालिटी ऑफ वाटर इज जनरली बारकिश। ठीक है, द लगून्स एंड लेक्स सर्व एज सरफेस वाटर रिसोर्स, ये एज अ सरफेस वाटर की तरह ये काम करती हैं। अभी सरफेस वाटर जैसा अभी हमने समझा था, सरफेस वाटर जो हमें सरफेस पे दिखाई दे रहा है, अब ये पानी क्या, ये अंदर की तरफ नहीं गया, वो पानी मतलब अंदर सोक नहीं हुआ, अब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये पानी यहाँ पर ही वो पानी जो है वो उस जगह पर स्टोर है, वो अंदर की तरह स्टोर नहीं हुआ। तो ये क्या है, एज अ सरफेस वाटर ये काम करता है। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो इंडिया में इरिगेशन की इंपॉर्टेंस को हम लोग समझेंगे। देखिए, इंडिया में इरिगेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। आधे से भी ज़्यादा पोर्शन जो हमारे देश का है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इस पर ही डिपेंड है। बहुत पुराने टाइम से आज हम देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स जो हैं उसमें लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर हमारी कंट्री है। देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम थ्रू आउट द ईयर हमारे यहाँ ग्रोइंग सीजन होता है। इसीलिए क्या है, हम एक ही फील्ड से 3 फसलें थ्रू वन ईयर में हम 3 क्रॉप जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, राबी, खारिफ और जैद, है ना। ये 3 फसलें हम लोग एक ही फील्ड से और वन ईयर में ही इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी आती है, इरिगेशन की, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनकी डिमांड है वाटर। क्लियर है? अब ये जो वाटर की डिमांड है ये पूरी हो नहीं पाती है, क्योंकि रेनफॉल जो हमारे यहाँ होती है वो सीजनल होती है और साथ ही साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, सभी जगह एक जैसा नहीं है। तो ऐसे में ये कैसे पूरा होगा, ये चीज़ें पूरी होती हैं इरिगेशन के द्वारा, और तब जाकर हम जो हमारे फील्ड्स हैं उनका फुल पोटेंशियल जो है वो हमें पता चलता है, जब हम इरिगेशन के जो मीन्स हैं उनका यूज़ करते हैं तब।
क्लियर है। इसलिए हमारे यहाँ इरिगेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो नेचुरल कॉज है जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें पानी मिलने का, जो उनकी पानी की नीड है पूरी होने का, वो है रेनफॉल। और उसको भी हमने समझा कि वो 3 to 4 मंथ ही होती है, और वो भी क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जहाँ पर नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत है, और जिस सीज़न में नहीं पहुँच रहा है, जब और जहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ इरिगेशन के द्वारा वो प्लांट्स जो हैं उनको पानी मिलता है, जो कि उनकी बहुत ज़रूरी नीड है। क्लियर है। तो इसलिए इरिगेशन की इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ग्रोइंग सीजन जो है वो थ्रू आउट द ईयर हमारे यहाँ होता है। फुल पोटेंशियल जो है हमारी फील्ड जो है उसकी किससे पता रियलाइज़ होती है, वो वाटर से ही रियलाइज़ होती है। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, सो एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये रेनफॉल जो है वो हमें अवेलेबल नहीं होती है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो कह सकते हैं ह्यूमन मेड या फिर कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो हमारे तरीके हैं उनका हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। जैसे अगर हम देखें तो पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गई, ग्राउंड वाटर है, ठीक है, कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल है, वेल है, इनका यूज़ इरिगेशन के लिए किया जाता है। तो आइए इरिगेशन को कैसे डिफाइन करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप बाय आर्टिफिशियल मेजर्स सच एज कैनाल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स, लेक्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर्स, टैंक्स, पॉन्ड्स और अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे एक तरीके से कह सकते हैं नेचुरल सोर्स हैं वाटर के। इसके अलावा क्या है, ये आर्टिफिशियल ट्यूबवेल है, वेल है, ये सब क्या है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नीड फॉर इरिगेशन इन इंडिया। इंडिया में इरिगेशन की नीड के बारे में हम बात करेंगे। ज़रूरत उसकी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाता है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट होता है, जो कि इरेगुलर है, अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी रहती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से क्या है, ज़रूरत है हमें इरिगेशन की। बहुत सारे कारण हैं, आइए देखते हैं। फॉलोइंग रीजन जस्टिफाई द नीड फॉर आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। सबसे पहला, अनइवन एंड अनसर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सभी जगह पर एक साथ नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पर हम देखते हैं रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है। मेघालय की तरफ हम चले जाएंगे तो 1000 या कह सकते हैं 1100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल मिलती है। वहीं हम चले आए राजस्थान की तरफ, 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। तो इसलिए ज़रूरी है इरिगेशन। साथ ही साथ साउथ वेस्ट मानसून जो कि 90% रेनफॉल हमारे देश की करा देता है। अब इसका भी क्या है, एक टाइम पीरियड है कि जून टू सितंबर में साउथ वेस्ट मानसून आता है। बाकी टाइम क्या है, बाकी टाइम ड्राई जाएगा। इस समय फसलें क्या करेंगी, तो इसके लिए ज़रूरत है आर्टिफिशियल इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन की मतलब ज़रूरत है। देयर आर लार्ज वेरिएशंस इन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमें क्या है, अलग अलग दिखता है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। क्लियर है। द रेनफॉल इन इंडिया इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर एक्सेप्ट तमिलनाडु। तो देखिए हमने जैसा देखा कि 90% ऑफ जो हमारे यहाँ रेनफॉल होती है वो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उसके द्वारा हो जाती है। क्लियर है। तो जो हम देख रहे हैं कि जून टू सितंबर इसका टाइम है, उस समय में मैक्सिमम रेनफॉल हो गई तमिलनाडु को छोड़ के। तमिलनाडु जो है ये जो विंटर्स वाली रेनफॉल है या फिर जिसको हम रिटेडिंग मानसून कहते हैं, उसके द्वारा जो रेनफॉल होती है इससे इसको पानी मिलता है। बाकी टाइम में तमिलनाडु क्या करेगा या बाकी टाइम में बाकी रीजन्स जो हैं वो क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए इरीगेशन की ज़रूरत है। ओनली अबाउट 30% कल्टिवेटेड एरिया जो है उसका केवल 30% ऐसा है जो कि सफिशिएंट रेनफॉल प्राप्त करता है, यानी 100 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पर होती है। बाकी हम देखें तो 40% ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है वो 70% से भी 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो अब सफिशिएंट नहीं मिल रही है बाकी जगह पे, इसलिए उनको रेनफॉल की ज़रूरत इसलिए उनको इरिगेशन की ज़रूरत है। अब इसके अलावा देखें तो कुछ क्रॉप जो कि क्या होती है विंटर्स में ग्रो की जाती हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो समर्स में हो जाती हैं, तो इसलिए जो विंटर्स की क्रॉप हैं उनके लिए इरिगेशन की ज़रूरत होती है। क्लियर। विंटर्स में हमारी आती हैं राबी क्रॉप, समर्स में आती है हमारी कौन सी क्रॉप, खारिफ। ठीक है, खारिफ समर्स की हो गई, राबी हो गई आपकी विंटर्स की। अब फटाफट से कुछ राबी क्रॉप्स के नाम आप लोग बता दीजिए। क्लियर है।
चलिए, तो रेनफॉल की बात करें, 4 मंथ हमें मिलती है, और जो कि ऐसी होती है तो टॉरेंशियल रेनफॉल होती है, क्योंकि आपने देखा है जब हमारे यहाँ मानसून वाला टाइम आता है, कुछ दिन ऐसे जाते हैं जब लगातार बारिश हो रही होती, तो उस समय में मूसलाधार बारिश कह सकते हैं, टॉरेंशियल रेनफॉल होती है। जब ये लगातार जो हमारी सॉइल है उसको पानी मिल रहा होता है, वो कितना अब्जॉर्ब करेगी, तो इस वजह से बहुत सारा पानी जो है वो क्या हो जाता है, वो वेस्ट चला जाता है। यही अगर बराबर तरीके से होती रहे तो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर सकेगी, और ये ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो सही बना रहेगा कि ड्राई वाला टाइम जब है, जिस समय रेनफॉल नहीं भी हो रही है, तो वो सही रहेगा। लेकिन चूंकि एक ही टाइम में बहुत सारी बारिश हो जाती है, बाकी टाइम ड्राई चला जाता है, इसलिए इरिगेशन की ज़रूरत होती है। कुछ क्रॉप्स जिनको क्या है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे शुगर केन है, राइस है, जूट है, तो इनके लिए भी इरिगेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अब रेनफॉल से वो पूरा हो नहीं पा रहा, तो वहाँ इरिगेशन की ज़रूरत है। विद सप्लाई ऑफ वाटर विथ प्रॉपर इरिगेशन, जहाँ पर क्या है प्रॉपर इरिगेशन हो, ऐसे में कुछ फसल हमारी ऐसी हैं कि एक ही लैंड से हम साल में 2 बार फसल ले सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि राइस का जो टाइम होता है, राइस ग्रो किया गया, उसकी कटाई हो गई, वहाँ पर फिर आगे मस्टर्ड है या फिर वीट है, इनको ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से साल में 2 बार क्रॉप एक ही खेत से ली जा सकती है। इसके अलावा क्या है, आज के टाइम में देखें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक साल में हम 2 बार 2 सीज़न की फसल जो है वो ले सकते हैं। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यहाँ पर तो डिमांड या कह सकते हैं नीड जो है वो इसी चीज़ की है कि एक ही जो लैंड है उससे कई सारी फसलें ली जा सके, जिसके लिए प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए के डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला सॉइल ऑफ इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स की जो सॉइल है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, फर्टाइल है, स्लोपी है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पर खुदाई करना आसान होता है, और यहाँ पर जो कैनाल्स वगैरह हैं उनका डेवलपमेंट ईजिली किया जा सकता है। इसके अलावा डीप सब सॉइल क्ले, तो एक तो क्ले हो गई या फिर कह सकते हैं सॉइल हो गई जो आपकी ऊपरी लेयर सब सॉइल, उसके अंदर की, तो अगर वो डीप है तो वो एज अ वाटर रिजर्वायर का काम करेगी, ठीक है, वाटर को क्या करेगी, स्टोर करेगी। तो जब क्या है रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, वो पानी जो है वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आगे इरिगेशन का मीन्स जो है वो वहाँ पर इजीली डेवलप हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर अगर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो सही है, तो अगर क्या है कुएँ भी वहाँ पर बनाए जाएंगे, वहाँ पर पानी अवेलेबल होगा। क्लियर है, जहाँ पर ग्राउंड वाटर ही नहीं होगा तो वहाँ पर कितने भी कुएँ बनाए जाएँ वो काम नहीं आएंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से इरिगेशन मीन्स जो है वो यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। गुड क्वान्टिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, तो जैसा अभी हमने समझा गुड क्वान्टिटी ऑफ ग्राउंड वाटर बहुत ज़रूरी, तभी क्या है जो मीन्स ऑफ इरिगेशन है उनको डेवलप किया जा सकता है। पेरिनियल स्नो फेड रिवर्स ऑफ द प्लेन्स आर रेगुलर सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो अगर हम बात करें पेरिनियल रिवर्स की, हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो पेरिनियल स्नो फेड रिवर्स हैं, उनमें क्या है हमेशा पानी है, तो उनसे मीन्स ऑफ इरिगेशन ईजिली बनाए जा सकते हैं और खेतों तक पहुँचाए जा सकते हैं। क्लियर है। टैंक इरिगेशन इज़ मोर प्रिवेंट, कहाँ पर प्रिवेलेंट, कहाँ पर, पेनिनसुलर इंडिया की तरफ हम बात करें, ठीक है। पेनिनसुलर पार्ट जो भारत का है, प्रायद्वीपीय भारत, वो क्या है वो पथरीला है, जिसकी वजह से वो क्या है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ऐसे में उन जगहों पर क्या है ये टैंक बनाए जाते हैं। हार्ड रॉक्स हैं, उन्होंने क्या किया, हार्ड रॉक होने की वजह से वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं जिस समय क्या है रेनफॉल मिल रही है, तो इस वजह से वहाँ पर वाटर टैंक जो है वो बनाए जाते हैं, जिनसे क्या है इरिगेशन का काम भी लिया जा सकता है, फिशिंग भी किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो मीन्स ऑफ इरिगेशन में हम देखें तो डिफरेंट मेथड, डिफरेंट सोर्स इनका यूज़ किया जाता है। भाई इरिगेशन के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, टैंक, वेल, ये सारी चीज़ें, सोर्स, इन ये जो हमारे जो इरिगेशन मेथड्स हैं इनके लिए पानी कहाँ से मिलेगा, उन सोर्सेज की बात करें तो डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट मेथड है जो कि डिपेंड करते हैं किसी जगह की टोपोग्राफी, उस जगह की रिवर, उस जगह की जो सॉइल है उस पर, उस जगह का कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उस पर ये डिपेंड करता है, उस जगह की क्रॉप पर, भाई किस क्रॉप को किस तरीके से ज़रूरत है। कोई क्रॉप है अगर वो क्या है बारिश के समय ही हो रही है तब तो ज़रूरत नहीं है ना। तो मेन क्या है डिपेंड करता है वो कई सारे फैक्टर्स पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट सोर्स एंड मेथड ऑफ इरिगेशन, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब इन मेथड्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम कैनाल इरिगेशन के बारे में। ओके, तो कैनाल इरिगेशन
देखा जाए तो हमारी कंट्री का लगभग 40% इरिगेटेड एरिया जो है वो किसके द्वारा होता है, वो कैनाल के द्वारा होता है। क्लियर है। अब कैनाल्स बनाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती हैं वो हम जानेंगे कि भाई कैनाल कैसे बनेंगी। कैनाल्स आपने देखी होंगी कि गहराई जो है वो बनाई जाती है, जैसे आपने अपने घर के आसपास ड्रेनेज देखा होगा, ठीक है, उससे ये काफ़ी गहरा और चौड़ा होता है, लेकिन उसी तरीके से इसको बनाया जाता है और इसमें पानी जो है वो आता है। कब आता है ये पानी जो है, ये हर समय इसमें नहीं रहेगा। जब वो पानी छोड़ा जाता है उन रिवर के द्वारा तब यहाँ पर पानी आता है और इन कैनाल्स के द्वारा खेतों तक पानी पहुँचाया जाता है। तब जिस समय क्या है रेनफॉल नहीं हो रही है और फसलों को ज़रूरत है पानी की, तब ये कैनाल के द्वारा वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है या खेतों की सिंचाई होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर दो मेन रिक्वायरमेंट होती है कैनाल इरिगेशन के लिए, ठीक है। कैनाल इरिगेशन, टू मेन रिक्वायरमेंट फॉर कंडीशन नेसेसरी फॉर डिगिंग कैनाल्स। कैनाल्स जो है वो बनाने के लिए दो कंडीशन जो है वो मेन है। सबसे पहली जो है वो क्या है, सबसे पहला कि उस जगह की रिलीफ जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो लो लैंड होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये रिवर जा रही है, अब अगर क्या है लैंड जो है वो लो लैंड नहीं है, अप लैंड है, तो ये रिवर जा रही है, बिना मशीन के तो आगे पानी नहीं पहुंचाएगी। जैसे हम देखते हैं काफ़ी ऊंचाई तक हमारे घरों में पानी चला जाता है। कैसे जाता है, वो जब वाटर पंप जो है उसके द्वारा जाता है, अपने से पानी नहीं चला जाएगा। तो उसी तरीके से ये रिवर्स जो है वो कैनाल्स तक पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर अपलैंड होगा, लो लैंड है, तब इजीली वो पानी जो है वो कैनाल्स तक जा सकेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है लो लैंड रिलीफ विथ डीप फर्टाइल सॉइल। क्लियर है। डीप फर्टाइल सॉइल है तो वहाँ पर कैनाल्स बनाना भी आसान होता है। पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर, जैसे स्नोफेड, ठीक है, स्नोफेड रिवर्स हो गई जिसमें क्या है साल भर पानी आ रहा है, तब वहाँ पर कैनाल्स बनाया जा सकता है। जैसे क्या है कि इस एक बार यहाँ देख लेते हैं। पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर स्नोफेड रिवर्स विच मे बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन। तो ज़रूरी है कि उस जगह पर क्या है पानी अगर अवेलेबल होगा तभी कैनाल के द्वारा इरिगेशन हो सकेगा। जैसे अगर हम बात करें, हम लोगों ने देखा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है या फिर पेनिनसुलर इंडिया है, उधर की तरफ अगर हम देखते हैं तब क्या होगा, उधर जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर्स नहीं है, वो खुद ही ड्राई रहती हैं। तो अगर वहाँ पर कैनाल्स में हम सहायता लेंगे भी उसकी कि भाई कैनाल्स के जरिए हम सिंचाई कर लें, इरिगेशन का काम कर लें, बट वो खुद ही रिवर जब ड्राई हैं तो वो कहाँ से पानी देंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पेरिनियल रिवर्स जो हैं वो होंगी, तभी उनके जरिए कैनाल जो है वो डेवलप हो पाएगा या कैनाल से इरिगेशन किया जा सकेगा। चलिए ब्रॉडली अगर हम देखें तो इंडिया में 2 टाइप्स के कैनाल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है इनंडेशन कैनाल्स एंड सेकंड है पेरिनियल कैनाल्स। पेरिनियल कैनाल्स नाम से समझ में आ रहा है, हमने पहले भी समझा, थ्रू आउट द ईयर जिन रिवर्स में पानी आता है या कह सकते हैं जो वाटर सिस्टम है उनके जरिए ये कैनाल्स जोड़ी जाती है, थ्रू आउट द ईयर इनसे सिंचाई की जा सकती है। अब वहीं पर हम बात कर रहे हैं इनंडेशन कैनाल्स। इनंडेशन कैनाल्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो कैनाल्स होती हैं वो रिवर से निकाली जाती हैं। कब, जब उन रिवर्स में क्या है बाढ़ वाला, फ्लड वाला टाइम होता है। क्लियर है। यहाँ पर कोई भी रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं होता, जैसे बैरेजेस वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं होती कि उसका पानी जो है जो कैनाल्स के जरिए जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। डायरेक्ट क्या है कैनाल्स निकाल दी जाती हैं और उनसे जो निचले हिस्से होते हैं, ठीक है, जो लोअर लैंड होती है, वहाँ पर इरिगेशन का काम किया जाता है। अब ऐसे में ये भी है कि यहाँ पर कोई रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं होता जो कि उसको कंट्रोल कर सके, जिसकी वजह से क्या है कभी कभी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भी चला जाता है, जिससे कि क्या है जो खेत हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है। देखा जाए तो इस तरीके की जो कैनाल्स होती हैं, जो इनंडेशन कैनाल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो कैनाल्स होती हैं, ये जो इनके निचले हिस्से होते हैं, लोअर लैंड जो होती हैं, उन्हीं में इनसे इरिगेशन का काम लिया जा सकता है। और जब क्या है ये डिपेंड होती हैं या कह सकते हैं कि ये निर्भर होती हैं किस पर, रेनफॉल पर। रेनफॉल जब क्या है बारिश आई तब फ्लड आया और तब ये कैनाल जो है वो काम करती हैं, ठीक है, रिवर में। जैसे अगर हम देखें सतलज रिवर से इस तरीके की कैनाल जो है वो बनाई गई जिसमें कि बाढ़ आने का खतरा है। तो बाढ़ आने का खतरा है, इस वजह से उन रिवर से क्या किया जाता है कैनाल्स निकाल दिया जाता है और ये कैनाल्स देखा जाए तो फ्लड वाले टाइम में ही काम करती हैं।
क्लियर है। द कैनाल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर्स व्हेन दे आर इन फ्लड एंड देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर। तो उस दौरान ये कैनाल्स निकाली जाती हैं। ओनली द लोअर लेवल रीजन जो है वो इरिगेटेड हो पाते हैं। इसकी वजह से जो अपर लैंड्स होती हैं वो इससे इरिगेट नहीं हो पाती हैं। चलिए अब इनके एडवांटेज के बारे में हम जानेंगे कि इनसे फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला कि इनंडेशन कैनाल्स जो होती हैं ईजिली और चीपली बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इनको बनाना भी आसान होता है और दूसरा सस्ते में बन जाती हैं। नेक्स्ट क्या है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं फ्लड को कंट्रोल करने में। जैसा अभी हमने समझा कि जब क्या है फ्लड आती है उसी समय ये कैनाल जो है इनकी तरफ उन रिवर्स का पानी आ जाता है, जिससे क्या है फ्लड को ये कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि किसी रिवर में पानी है, अब फ्लड आ रहा है, ठीक है, तो उससे नुकसान होगा। अब यहाँ पर क्या है बहुत सारे चैनल्स अगर बना दिए गए हैं तो पानी जो है उसके जरिए कहीं और चला जाता है, तो इससे क्या है फ्लड को कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होती हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज ये है कि अनसर्टेनिटी बनी रहती है यहाँ पर वाटर सप्लाई की। क्यों? क्योंकि जैसा हमने समझा ये सिर्फ फ्लड के समय में ही काम करती हैं। दीज कैनाल्स आर यूजफुल ओनली ड्यूरिंग फ्लड। सिर्फ फ्लड के दौरान ये काम करती हैं और इसलिए क्या है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी रहती है वाटर सप्लाई की। ओनली लो लैंड एरियाज कैन बी इरिगेटेड। यहाँ पर इनके द्वारा सिर्फ लो लैंड एरिया जो है वही इरिगेट हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं पेरिनियल कैनाल्स। जैसा नाम से समझ में आ रहा है पेरिनियल कैनाल्स है ना, तो पेरिनियल कैनाल्स जो है ये निकाली जाती हैं कहाँ से? जो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पेरिनियल रिवर्स जो हमारी हैं या लेक हैं उनके द्वारा इन तक पानी की सप्लाई की जाती है। क्लियर है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। दिस कैनाल्स आर यूज़फुल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। इसमें पानी उन्हीं रिवर्स से लिया जाता है जो पेरिनियल रिवर्स होती हैं। अब एडवांटेज इसके क्या है वो हम देखेंगे। एडवांटेजेस एज दीज कैनाल्स सर्व थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये इससे क्या है ये कैनाल थ्रू आउट द ईयर ये यूज़ की जा सकती है, जिससे क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा। भाई कम अगर रेनफॉल हो रही है मगर इनसे इरिगेशन कर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा पाया जा सकता है। एरियाज ऑफ लेस और अनसर्टेन रेनफॉल एज इंक्रीज कंसिडरेबली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दूसरा इसका एडवांटेज एज दीज कैनाल सप्लाई वाटर इवन ड्यूरिंग हॉट सीजन। हॉट सीजन जिस समय में हमने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पेड़ पौधे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उस समय भी इनसे पानी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हॉट सीज़न में ये क्या होंगी, ये ड्राई हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है इवन ड्यूरिंग हॉट सीज़न कल्टीवेशन ऑफ सम क्रॉप्स कैन बी कैरिड आउट राउंड द ईयर। जैसे अगर हम देखें जो हमारी जायद की फसलें होती हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी में होती हैं। क्लियर है, जैसे तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, आपके खीरा ककड़ी हैं, ये वाली जो चीज़ें होती हैं तो इनके लिए यहाँ से पानी अच्छा मिल जाता है। चलिए अब कैनाल इरिगेशन जो है इसके डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे। पेरिनियल कैनाल के डिसएडवांटेज, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि ओवर फ्लड के दौरान सॉल्ट एफरवेसेंस वाली प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से सॉइल ख़राब हो जाती है। अब इनका जो कह सकते हैं मेन एजेंडा था कि इसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा, तो सॉइल ख़राब हो जाएगी तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ दलदल सा बन जाएगा। क्लियर है, ये भी चीज़ें अच्छी नहीं है सॉइल के लिए। इसके अलावा क्या है टू सेव द ओवर फ्लडिंग से बचाने के लिए यहाँ पर ब्रिक और मोर्टार इनके द्वारा एम्बैंकमेंट जो है वो बनाए जाते हैं। अब ये चीज़ भी क्या है, ये भी चीज़ कॉस्टली होती है। ठीक है, इसमें कॉस्ट जो है वो अच्छी खासी लग जाती है, तो ये महंगे पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैनाल्स के द्वारा इरिगेशन नदर्न पार्ट में, इंडिया के नदर्न पार्ट में हम देखें तो ज़्यादा ईजी है कंपेयर्ड साउथ। ठीक है, आइए देखते हैं। इरिगेशन बाय कैनाल इज मोर सुटेबल इन नदर्न इंडिया एज कम्पेयर टू द साउथ ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। उसके रीजंस हमारे सामने हैं कि भाई कैनाल जो है वो ज़्यादा डेवलप क्यों है या फिर इनसे इरिगेशन ज़्यादा बेटर तरीके से क्यों किया जा सकता है, वो उसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा। सबसे पहला नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें तो पेरिनियल रिवर्स हैं जो कि क्या है वर्ष भर जिसमें पानी मिल जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर कैनाल बनाना ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्लियर है, वहीं दूसरी तरफ साउथ की तरफ हम देखें इधर की रिवर्स कैसी हैं, इधर की रिवर्स जो हैं वो सीजनल हैं,
तो अगर क्या है सीजनल है तो उसमें पानी बराबर मिल नहीं रहा, तो कैनाल वहाँ पर उतनी सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा क्या है, सरफेस की बात करें, नॉर्थ की तरफ का सरफेस जो है वो कैसा है, वो फ्लैट है और सॉफ्ट है। वहीं हम साउथ की तरफ देखेंगे, ऊंचा नीचा है और बहुत ही सबसे मेन की बहुत ही हार्ड है, रॉकी सरफेस है वो। क्लियर है? तो रॉकी सरफेस जिसकी वजह से वहाँ पर खुदाई करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्या है कि डिमांड फॉर इरिगेशन नॉर्थ की तरफ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उधर की तरफ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। वहीं पर साउथ की तरफ हम देखें तो ये चीज़ें नहीं है, इस वजह से वहाँ पर कैनाल द्वारा इरिगेशन की बात अगर हम करें उतना सूटेबल नहीं। चलिए बात करते हैं टैंक इरिगेशन। तो टैंक इरिगेशन ये यूज़फुल होते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर सीजनल रेनफॉल पर डिपेंडेंसी रहती है। क्लियर है? तो जैसे हम देखें पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पर सीजनल रेनफॉल पर डिपेंडेंसी रहती है। वहाँ के रिवर्स हैं, वहाँ की स्ट्रीम्स हैं, उनमें पानी कब होता है मैक्सिमम, जब रेनफॉल वाला टाइम होता है। तो ऐसी जगहों पर ये यूज़फुल होते हैं। अगर हम बात करें इन टैंक्स की तो ये कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर क्या है नेचुरली डिप्रेशन पाए जाते हैं। नेचुरली डिप्रेशन यानी कि गड्ढे जो हैं वो पाए जाते हैं। तो उन जगहों पर या कह सकते हैं उन गड्ढों पर एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं बाउंड्रीज जो हैं वो बना दी जाती हैं, और जो कि क्या है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। क्यों यूज़फुल होती हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें कि इन जगहों पर जो लैंड होती है वो रॉकी होती है। रॉकी लैंड होने की वजह से क्या है वो पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती, इस वजह से वो पानी जो है वो इसमें स्टोर रहता है और फिर उससे इरिगेशन का काम लेना आसान होता है। ठीक है? अगर देखा जाए टोटल इंडिया के टोटल इरिगेटेड एरिया को, उनमें से 12% एरिया जो है, ठीक है, टोटल इरिगेटेड एरिया का, वो टैंक इरिगेशन के द्वारा इरिगेट किया जाता है। टैंक्स आर यूज्ड मोस्टली इन पेनिनसुलर इंडिया, जैसा अभी हमने समझा, क्योंकि वहाँ की लैंड जो है वो रॉकी है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है ज़्यादा। चलिए बात करते हैं टैंक इरिगेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, जिसकी वजह से हम देखें तो साउथ इंडिया की तरफ या फिर कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कैसे, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला कि मोस्ट ऑफ द एरिया कैसा है, अनइवन है, जहाँ पर नेचुरल डिप्रेशन पाए जाते हैं। जैसा हमने समझा टैंक इरिगेशन कैसा बनेगा, नेचुरल डिप्रेशन, जगह जगह पर क्या है गड्ढे पाए जाते हैं नेचुरली जो कि बने होते हैं, तो ईजिली इनको बनाया जा सकता है ना। अलग से खर्चा, अलग से समय, ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी। क्या है वहीं पर एम्बैंकमेंट बना दिया गया और उसका यूज़ वाटर स्टोर के लिए किया जा रहा है और आगे उससे इरिगेशन का काम लिया जा रहा है। तो इसलिए क्या है नेचुरल डिप्रेशन होने की वजह से इनको बनाना आसान है। दूसरा, डेक्कन प्लेट्यू की जो लैंड है उसको हम अगर देखें तो वो कैसी है, रॉकी है। रॉकी होने की वजह से क्या है वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करती है और इस वजह से ये पानी इजिली स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर इंडिया जो है, पेनिनसुलर इंडिया जो है, रिसीव करता है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसकी वजह से रेनी सीजन जो होता है, सीजनल रेनफॉल यहाँ पर होगी। जब वो सीजनल रेनफॉल होती है उसकी वजह से क्या है यहाँ का वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज होता है। वाटर टेबल इंक्रीज होना यानी कि जो हमने अभी समझा था ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर का लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल जो है इसी क्या कहते हैं वाटर टेबल। तो वाटर टेबल क्या है वो इंक्रीज होता है जो कि इरिगेशन में हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं टैंक इरिगेशन के एडवांटेजेस। तो देखिए डेक्कन प्लेट्यू जहाँ पर क्या है सीजनल रेनफॉल पर ही डिपेंड रहते हैं, वहाँ देखा जाए तो टैंक इरिगेशन इसके द्वारा क्या किया जाता है, टैंक्स जो होते हैं उनमें पानी स्टोर किया जाता है और उन पानी का फिर आगे यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। ओके, तो टैंक इरिगेशन इज प्रिवेलेंट इन डेक्कन प्लेट्यू रीजन वेयर वाटर इज कलेक्टेड। वाटर ये कलेक्ट रहता है जो कि आगे जब पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे टाइम में उस वाटर का यूज़ किया जा सकता है इरिगेशन के लिए। टैंक इरिगेशन जो है वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है उधर की तरफ, काफ़ी चीपर है। क्यों? क्योंकि नेचुरली यहाँ पर पिट्स जो हैं वो मिल जाते हैं या डिप्रेशन मिल जाते हैं, तो इस वजह से बस क्या किया, इस पर एम्बैंकमेंट बना दिया और इसका यूज़ जो है इरिगेशन के लिए, यहाँ पानी मतलब स्टोर करके इरिगेशन के लिए वो पानी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। देन अदर टाइप ऑफ इरिगेशन जैसे कैनाल इरिगेशन जो है अगर यहाँ पर बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी खुदाई करनी पड़ेगी, बहुत लंबी चौड़ी, और ये क्या है ये नेचुरली बना होता है। क्लियर है? एज द वाटर इज कलेक्टेड एंड यूज इन ड्राई सीजन, जैसा अभी हमने समझा वाटर को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा इन टैंक में और उसका यूज ड्राई सीजन में किया जाएगा। देखा जाए तो तमिलनाडु की तरफ अगर हम देखें लगभग हम क्या है हर घर में, लगभग हर घर में ये टैंक बने होते हैं जहां पर बारिश के टाइम में पानी जो है ये स्टोर किया जाता है और आगे इस पानी का यूज डोमेस्टिक पर्पज से भी किया जाता है। क्लियर है? तो इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड कैनाल्स इन द डेक्कन प्लेट्यू, जैसा भी हमने समझा कि वहाँ पर क्या है रॉकी लैंड है, इस वजह से वहाँ पर कैनाल बनाना बहुत ही ज़्यादा महंगा भी आएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है।
और वहीं पर क्या है, टैंक्स ईजिली नेचुरली वहाँ पर बना होता है, तो वो इनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। क्लियर है। टैंक वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस इन विलेजेस, जैसा भी हमने समझा विलेजेस में क्या है, डोमेस्टिक पर्पस से भी उसका यूज़ किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पेरिनियल रिवर्स एंड कैनाल्स टैंक प्रोवाइडेड अ सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेरिनियल रिवर्स जो है उनकी एब्सेंस है, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर ऐसे टाइम में ये टैंक जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं उनके लिए। चलिए अब जानते हैं टैंक इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, टैंक इरिगेशन जो है अगर देखा जाए तो इसके नुकसान क्या हैं, तो ये टैंक्स होते हैं ये कैसे होते हैं, शैलो होते हैं, यानी उथले या कह सकते हैं फैले हुए होते हैं। फैले हुए होते हैं, बहुत गहराई में नहीं होते, जिसकी वजह से क्या है, एवोपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, फैले हुए होंगे, एवोपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर यही क्या है, थोड़े से पार्ट में रहेंगे और गहराई में रहेंगे तो एवोपोरेशन उतना नहीं होगा, लेकिन इनके शैलो होने की वजह से क्या होता है कि एवोपोरेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पानी जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो वेस्ट हो जाता है। क्लियर है। अब ये टैंक जो होते हैं नॉन पेरिनियल होते हैं, नॉन पेरिनियल होते हैं जिसकी वजह से क्या है कि ये ड्राई भी हो जाते हैं समर में। क्लियर है। टैंक यूज अप लार्ज एरिया, अब ये टैंक जैसा अभी हमने समझा ये एक लार्ज एरिया को घेरते हैं, तो जिस समय ये ड्राई हो गए, क्योंकि ये टैंक है तो इनका यूज़ टैंक की तरह किया जा रहा था, ये ड्राई हो गए, अब ये किसी काम के नहीं, बट इन्होंने क्या है, इतना जो प्लेस है वो घेर कर रखा है, इस प्लेस का यूज़ जो है वो कल्टीवेशन के लिए या क्रॉप जो है उसके एग्रीकल्चर के लिए किया जा सकता था, बट अभी क्या है, इन टैंक ने उस जगह को घेर रखा है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए एरियाज़ की बात हम लोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर टैंक इरिगेशन आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। क्लियर है। मोर नोटेबल स्टेट अगर देखा जाए, नोटेबल स्टेट में उड़ीसा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। इन नदर इंडिया की तरफ हम लोग देखें तो इसमें आता है वेस्ट बंगाल आता है, मध्य प्रदेश आता है एंड राजस्थान आता है। इन जगहों पर टैंक इरिगेशन के द्वारा इरिगेशन का काम किया जाता है। बच्चों यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, बट अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एट लर्न हब। फ्री है पर बेस्ट है।